नमस्कार। अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची में लालू प्रसाद और तेज प्रताप यादव की मुलाकात खत्म हो चुकी है। जी हां, इस मुलाकात के खत्म होने के साथ ही तेज प्रताप मीडिया से मुखातिब जरूर हुए और उन्होंने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह मेरे अभिभावक के जैसे हैं। किस विधानसभा से लड़ूंगा, इसे लेकर उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा बिहार ही हमारा है। ऐसे में इस तरह के कयासों पर विराम लगनी चाहिए। इस वक्त जो बड़ा बयान तेज प्रताप की तरफ से रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि वो मेरे अभिभावक के जैसे। बातचीत हुई उनसे? कौन मान गया? क्या बातचीत हुई? बातचीत तो हमेशा हो रही है, लगातार हमारी बातचीत होती है। मॉर्निंग में बात हुई है, लगातार बातचीत होती है सभी लोगों से। कहा जा रहा है वो नाराज है आपसे, आपने जो बयान दिया था पटना में। ना, ये सब र्यूमर आप लोग के जरिए उड़ रहा है। ये सब नाराज नहीं है। आप कहाँ से लड़ेंगे? महुआ से लड़ेंगे या हम पूरे बिहार से लड़ेंगे, पूरे बिहार से। तो देखिए, तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि इस तरह के कयासों को विराम लगाइए, क्योंकि किस विधानसभा सीट से मैं लड़ूंगा इससे लेकर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा बिहार मेरा है। और जिस बात को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद से मुलाकात के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि तेज प्रताप यादव ने जो रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर के टिप्पणी की थी, उस तरह की टिप्पणी से उन्हें परहेज करने की हिदायत लालू प्रसाद की तरफ से दी गई और इसीलिए उनका सुर बदलता हुआ भी सीधे मीडिया से मुखातिब होने के बाद जब सवाल पूछा गया कि रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर आपकी राय, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे अभिभावक के जैसे हैं। और सियासत की एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें शक्ति यादव जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। देखिए किस तरीके से आरजेडी में टूट साफ नजर आती हुई, जिसमें अब शक्ति यादव का नाम भी जुड़ता हुआ, जो बहुत जल्द अब जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं बेहद तेज हैं। काफी दिनों से जेडीयू नेताओं के संपर्क में भी रहने की बात सामने आ रही है शक्ति यादव के, और हिलसा से आरजेडी के विधायक हैं शक्ति यादव, और अब उनके जेडीयू में शामिल होने की चर्चाएं बेहद तेज हो गई हैं। जेडीयू में जाने का कारण हिलसा का जातीय समीकरण भी जो है वो माना जा रहा है, यानी कि बहुत बड़ा फैक्टर ये भी, जिसमें जेडीयू में वो शामिल होते हुए नजर आएंगे आने वाले वक्त में। बड़ी खबर इस वक्त सियासत से, बिहार के सियासत से जुड़ी हुई। तो शक्ति यादव जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। जेडीयू में जाने की चर्चाएं अब बेहद तेज हो गई हैं। काफी दिनों से जेडीयू नेताओं के साथ संपर्क में भी शक्ति यादव, और अब ये जानकारी सामने आती हुई कि बहुत जल्द ये तस्वीर भी साफ हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त। और जेडीयू के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जेडीयू इसमें बहुत ज्यादा माइलेज लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार टूट आरजेडी के अंदर, पहले उनके 6 विधायक इसमें शामिल होते हैं, उसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी सामने नजर आती है, और उसके बाद जीतन राम मांझी वहां से निकल जाते हैं, एक प्रमुख घटक दल उनका टूटता हुआ, और अब ये तस्वीर भी साफ नजर आती हुई, जिसमें शक्ति यादव बहुत जल्द शामिल हो सकते हैं जेडीयू में। और हमारे साथ पटना से सहयोगी साकेत कुमार जुड़ रहे हैं। साकेत, एक बड़ी खबर भी मानी जाएगी और आरजेडी के दृष्टिकोण से परेशानी वाली खबर भी। देखिए बिल्कुल विभाग, क्योंकि लगातार जिस तरह से आरजेडी में टूट हो रहा है और खास करके उनके सीटिंग विधायक पाला बदल रहे हैं और जेडीयू की तरफ रुख कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चुनावी साल है और 1-2 महीने के अंदर सब चीज हो जाना है। और ऐसे में अगर आरजेडी में इस तरह से टूट होती है तो एक मैसेज जो है वो गलत जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये स्वाभाविक भी है एक तरह से आप देखें, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ आरजेडी चुनाव मैदान में गई थी और उस समय का जो समीकरण था वो अलग था। क्योंकि इस बार जो समीकरण है वो अलग होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ नहीं है, तो जो वोट बैंक की सियासत जो होती है वो इस बार अलग होगा। शक्ति सिंह यादव को लेकर यही बात माना जा रहा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से वो आते थे उसमें यादव वोट बैंक के साथ साथ और भी जो दूसरे पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक जो है वो जिस तरह से उस सीट पर अपना प्रभाव डाल रही थी, अब अगर नीतीश कुमार के साथ वो नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। और इस तरह के समीकरण कई सीटों पर हैं और कई विधायकों को इस वजह से अपना पाला बदलना पड़ रहा है। चूंकि आरजेडी का संबंध एमवाई समीकरण से माना जाता रहा है कि ये उसकी एक मजबूत वोट बैंक रही है और इसी समीकरण को हर बार साधती है आरजेडी, लेकिन इस बार क्या ये माना जाए कि इसी समीकरण को अब जेडीयू साधने में जुट गया है?
देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से आप देखिए पिछले दिनों जिस तरह से आरजेडी के विधायक जुड़े थे उसमें यादव समुदाय से भी थे, मुस्लिम समुदाय से भी थे। जो बात लगातार आरजेडी कहती है कि वो एमवाय समीकरण उनके साथ है, एमवाय समीकरण की राजनीति करते आई है आरजेडी, तो कहीं ना कहीं उसको एक बड़ा झटका देने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से हुई थी, जिसमें उनको सफलता भी मिल रही है। लगातार इन समुदाय के जो लोग हैं, इन जाति के जो लोग हैं, वो जेडीयू के साथ आ रहे हैं। भले इसके पीछे वजह चूंकि समीकरण का सारा खेल होता है बिहार की सियासत में, अगर आप देखेंगे विवाह तो जाति के आधार पर ही यहाँ पर सीटों का बंटवारा होता है, यहाँ पर चुनाव जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उस आधार के हिसाब से ही होते हैं, और सभी गोलबंदी जो है पार्टियां वो इसी को लेकर करती है। तो ऐसे में भले समीकरण की स्थिति अभी जो भी हो, लेकिन आरजेडी के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। लगातार जिस तरह से आरजेडी के लिए शुभ संकेत नहीं है। साकेत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए आरजेडी की परेशानी किस कदर बढ़ती हुई, भोला यादव से भी जेडीयू के नेता जो है वो संपर्क में है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भोला यादव ने जेडीयू में जाने की खबर को हालांकि अफवाह बताया है, लेकिन एक एक करके ये फहरिस्त और नामों की लिस्ट जो है वो बड़ी होती हुई। साकेत, क्या ये माना जाए कि जब भी चुनाव का वक्त आता है तो वो विधायक हो, सांसद हो, सभी लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही मसला होता है कि जीत किस तरफ होने वाली है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर ज्यादा विधायक आरजेडी से टूटकर जेडीयू में आ रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि साइकोलॉजिकल दबाव बनाने में तो कम से कम जेडीयू आगे है? देखिए निश्चित तौर पर सब साइकोलॉजी का ही खेल होता है राजनीति में विवाह, और लगातार जिस तरह से आरजेडी के अंदर टूट हो रहा है, विधायक एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ये साइकोलॉजिकल दबाव तो नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निश्चित तौर पर बना दिया है, महागठबंधन पर। और यही वजह है कि बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जैसा कि अभी जो न्यूज 18 की भोला यादव भी हो सकता है जेडीयू में आए, क्योंकि उन पर डोरे डाले जा रहे हैं जेडीयू के नेताओं की तरफ से। तो ये ऐसे कुछ नाम है विवाह, वो अगर आरजेडी का साथ छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी कमजोर होगी। आरजेडी को लेकर जो मैसेज है जनता के बीच वो ये जाएगा कि आरजेडी खुद अपने विधायकों को, अपने बड़े नेताओं को, जो उनके बड़े नाम है, उनको संभाल कर नहीं रख पा रही है। तो ये एक बड़ा झटका आरजेडी के लिए होगा। और शक्ति यादव, जिस तरह से बातें भी आ रही है कि शक्ति यादव भी पार्टी छोड़ सकते हैं, इससे पहले कई एमएलसी ने, कई सिटिंग विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, तो ये आरजेडी को कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाना होगा, अपने नेताओं को खुश करना होगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है, चूंकि चुनाव में जो भले जेडीयू में आरजेडी से कई विधायक और विधान पार्षद आ रहे हैं, लेकिन ये सभी लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टिकट के आधार पर कि अगर हम जेडीयू में आएंगे तो मुझे टिकट मिलेगा और जीत में हमारी पक्की होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आने वाले वक्त में ये तस्वीर बहुत जल्द साफ भी हो जाएगी, लेकिन इस वक्त जो है आरजेडी के पेशानी पर जरूर बल पड़ रहा होगा, क्योंकि एक एक करके कई नाम सामने आ रहे हैं जो कि जेडीयू के साथ संपर्क में है। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत जानकारी के लिए। और बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से ही जुड़ी हुई, जिसमें देखिए जैसे जैसे चुनाव की तारीख या वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की जातीय गोलबंदी जो है वो भी खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि चुनावी वैतरणी पार करने की कवायद में इसी जातीय समीकरण को पार्टियां साधने में लग जाती हैं। तमाम पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि उनकी पार्टी जातीय राजनीति में यकीन नहीं करती है, लेकिन तमाम पार्टियां जातिगत समीकरण को ही साध रही हैं, ये साफ नजर आता है। बिहार की 13 करोड़ जनता पर पकड़ है तेजस्वी यादव जी की। मुस्लिम, यादव, दलित, पंडित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, सब लोग साथ हैं। पूरा जनता का सैलाब है इधर। ये कौन कह रहा है कि किस पर पकड़ है, किस पर पकड़ नहीं है? और पिछली बार महागठबंधन के साथ में जिसमें नीतीश कुमार जी थे, उसमें भी हम लड़े थे, तो 27 सीट हुई थी। तो आपने हमारे 27 विधायकों की संख्या आप देख लीजिए, हर एक वर्ग के लोग चुन करके आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी महागठबंधन में जो हमारे जितने भी सीट मिलेगी महागठबंधन में, उसमें हम लोग समाज के सब तबके का ख्याल रखते हैं और सब तबके का वोट हमको मिलता है। किसी एक जात या एक कास्ट पर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है, उस परंपरा को हम लोग कायम रखेंगे। महागठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी। मुकेश सहनी में देखिए अति पिछड़ा वर्ग का भी ये जो आए हैं, तो उससे महागठबंधन थोड़ी सी मजबूत दिखाई पड़ रही है। और साथ में उपेंद्र कुशवाहा,
वो भी जो है सो कुशवाहा समाज से हैं और वो कुशवाहा को गोलबंद करने के लिए ही महागठबंधन को रखा गया है। और ये सब मिला जुला के ये स्थिति में, अभी की स्थिति में, और देखिए जो सत्तारूढ़ दल हैं वो लोग भी जो है सो इसी सब पर फोकस कर रहे हैं। और देखिए, चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होनी है। आपको बताते चलें कि चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में दाखिल की गई है हाईकोर्ट में जमानत याचिका, और लालू प्रसाद की आधी सजा काट लेने के बाद अब सबकी निगाहें ये टिकी हुई है कि क्या उन्हें ये राहत मिल पाती है। क्या सीबीआई कोर्ट ने चाईबासा केस में 5 वर्ष की उन्हें सजा दी थी। और सहयोगी भुवन किशोर झा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भुवन, कल का दिन बेहद खास, क्योंकि इसका इंतजार लालू प्रसाद के साथ साथ उनकी पार्टी के तमाम लोग कर रहे होंगे, क्योंकि एक बार सुनवाई। बिल्कुल भी आप जिस तरह से हाई कोर्ट में उनके द्वारा अपील की गई थी और जमानत याचिका दाखिल किया गया है, तो उसके तहत कल के लिए ये लिस्ट पर आया है और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में ये मामले की सुनवाई होगी। चाईबासा कोषागार से जो जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें लालू प्रसाद को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई थी चारा घोटाला मामले में, उस मामले में अपील ये की गई है कि चूंकि जेल में बंद है लालू प्रसाद और उन्होंने आधी सजा काट ली है, यानी कि जो 5 वर्ष का जो सजा का जो पीरियड है उसमें से 2.5 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं, तो इसको देखते हुए और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है कोर्ट के समक्ष में, और ये कहा गया है कि उनकी जमानत को मंजूर किया जाए। अब देखना होगा कि कल कोर्ट में बहस होगी और इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय का क्या फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया भुवन इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बात अब जीतन राम मांझी की करें तो जीतन राम मांझी की आज नीतीश कुमार के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद लेकिन उन्होंने बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी, बहुत सधा हुआ बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात को आप राजनीतिक मुलाकात मत मानिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर आज बातचीत की है, इसे राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए में जाने पर स्थिति 30 अगस्त तक साफ हो जाएगी, थोड़ा इंतजार कीजिए। की बात नहीं, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सर, माना जा रहा है कि आपका फाइनल हो चुका है एनडीए में जाने का। माना जाना एक अलग बात है, लेकिन अभी वैसी कोई बात नहीं है। सर, 10 सीटों के आसपास आपका फाइनल हो चुका है, बातचीत हो गई। राजनीतिक बात होगी 1-2 रोज में, उसके बाद कहा जाएगा, अभी कोई बात नहीं है। 30 तक आपने अल्टीमेटम भी दिया है सर कि 30 तक फैसला ले लेंगे। 30 तक तो आप फाइनल कर दिया आपने, तो अब तो 2-3 दिन का ही समय बचा है। हाँ, बस 30 को आप लोगों से बात करेंगे। और इधर आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी अभी भी बरकरार है। सूत्रों की माने तो सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि रघुवंश प्रसाद सिंह जेडीयू के साथ संपर्क में है, और सूत्र ये बताते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक स्थितियां साफ नहीं हुई है। रघुवंश प्रसाद सिंह वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी से बेहद नाराज हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली के पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह के आरजेडी में शामिल होने को लेकर भी विरोध जाहिर करते रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह के विरोध के बाद भी आरजेडी के बड़े नेता रामा किशोर सिंह को पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं। हालांकि खबर यह भी है कि लालू प्रसाद यादव डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह बड़ा चेहरा है। लालू जी के 9 रत्न में कोई अगर आदमी रहता तो एक रत्न रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे। अब उनके सुपुत्र, उनका उम्र और इनके सुपुत्र का उम्र में तुलना कर लीजिए तो आसमान जमीन का फर्क है। पहली बार विधानसभा जीत के इस तरह का भाषा का प्रयोग मैं समझता हूँ रघुवंश बाबू जैसे लोगों पर करना कि एक लोटा पानी ही निकल जाएगा तो क्या होगा। तो रघुवंश बाबू जैसे लोगों को उस दल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक जदयू में रहने का सवाल है तो उनको निर्णय लेना है। उनका इच्छा क्या है, वो कहाँ रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो हर समय सबको बेइज्जत करता है, तो उनको निर्णय लेना है ना, कहाँ जाना है उनको तय करना है। लेकिन मुझको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में उनको रहना नहीं चाहिए। रघुवंश बाबू बिहार के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार में जो यूपीए सरकार के दौरान सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ, उसमें रघुवंश बाबू की केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री एक बड़ी भूमिका रही है। अब वहाँ जिस तरीके से उनको लगातार अपमानित किया गया, रघुवंश बाबू कोई नया निर्णय लेते हैं। अगर एनडीए के घटक में कहीं जाना चाहते हैं तो हमारी पार्टी के एनडीए घटक दलों के शीर्ष नेता निश्चित तौर पर उस पर
सकारात्मक विचार करेंगे। लेकिन रघुवंश बाबू अपना निर्णय उनको खुद लेना है पहले। अब वहाँ इज्जत फजीहत के साथ वहीं रहना चाहते हैं या फिर अपने मान सम्मान को बचाने के लिए रघुवंश बाबू कोई नया कदम उठाएंगे, ये निर्णय। देखिए, ये मुद्दा बनाया जा रहा है। असली मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए रघुवंश बाबू पर जितने कयास लोगों को लगाना है लगा लें। रघुवंश बाबू समाजवादी योद्धा हैं, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया है और राष्ट्रीय जनता दल को सींचने का काम किया है, बनाने का काम किया है। रघुवंश बाबू का पैर इधर उधर डगमगाएगा नहीं, ये हम लोगों को पूरा भरोसा है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में बिहार सरकार पर निशाना साधा गया है और महाभारत के चीरहरण प्रसंग को भी दर्शाया गया है इस पोस्टर के जरिए। और इसके माध्यम से बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी सभी पर एक साथ निशाना साधा गया है। पोस्टर में केजरीवाल को कृष्ण बताया गया है। आम आदमी पार्टी के इस पोस्टर के बाद सियासी हंगामा भी शुरू हो गया। सभी दलों ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा, जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर ही बिहार में विकास का दावा कर रही है। देखिए, यहाँ बिहार में आम आदमी पार्टी का क्या है, झुंझुना भी बजाने का औकात है उनको। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। यहाँ तो जनता का जो दीवाल है तेजस्वी यादव जी के साथ, दूसरा यहाँ कौन वाल खड़ा होगा। ये पोस्टर बाजी करके, प्रोपेगेंडा खड़ा करके दिल्ली में इन्होंने जिस तरीके से राजनीति खड़ा किया शिगुफा उड़ा के, ये चाह रहे हैं कि बिहार में उसी मॉडल को अपनाएं। बिहार की जनता इनके रग रग से वाकिफ है और इनको सही हैसियत और सही औकात बताने के लिए बिल्कुल जनता तैयार है। देखिए, आम आदमी पार्टी पर मुझे तरस आता है। केजरीवाल को इतना हैसियत नहीं है कि नीतीश कुमार जी के सामने खड़ा हो, और केजरीवाल जी से, पार्टी से, केजरीवाल जी से नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। 15-15 शासनकाल जंगल राज 1 और जंगल राज 2 जिसका उल्लेख हमने अपने पोस्टर में किया है, वो देख लीजिए। जनता त्राही त्राही कर रही है और जनता को एक मजबूत विकल्प चाहिए। तो यहाँ पे दिल्ली मॉडल जो हमारा है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, उससे बिहार के लोग ही नहीं समूचे हिंदुस्तान के लोग प्रभावित हैं। तो एक मजबूत विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी इस बार बिहार के चुनावी समर में कूदने जा रही है। और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता जो है वो जुट गए हैं। चूंकि कोरोना का वक्त है और ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से वर्चुअली और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, ताकि लोगों तक अपनी पार्टी के कार्यों को गिनाया जा सके, पहुंचाया जा सके, सरकार की नाकामी को रखा जा सके। पूर्णिया में एलजेपी, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से चुनाव की तैयारी की जा रही है, वहीं इसमें वर्चुअल माध्यम का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखे हैं। अब चूंकि अब चुनाव का भी समय आ गया है और चुनाव का घोषणा भी हो गया है, हम लोग अब संगठन का भी काम करना पड़ रहा है हम लोग को, और साथ ही हम लोग को जब चुनाव सामने है, अब चुनाव का भी तैयारी में हम लोग लगे हैं। तो बात कर रहे हैं उसमें जितने भी हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पार्टी को लेकर के जो कार्य करना है, निर्देश देना है, उनसे जो सूचनाएं लेनी है, उसको हम लोग वर्चुअल पे कर रहे हैं। सबसे ज्यादा काम हम लोगों का सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग कार्यकर्ता और जनता तक पहुंचाते हैं, क्योंकि अभी मैं क्या कि हम लोग अपनी आवाज को हर जगह नहीं पहुंचा पाते हैं, इसलिए हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचा। अररिया के दियारी पंचायत के लोग पानी के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। 2017 के बाढ़ में यहां पर बना पुलिया और सड़क सब कुछ ध्वस्त हो गया था, जो आज तक नहीं बन पाया, और इस बार एक बार फिर से बाढ़ के बीच लोगों को अपनी जिंदगी काटनी पड़ रही है। इस साल भी बाढ़ के बाद दियारा पंचायत के गांव में पानी भर चुका है। लोगों का सहारा सिर्फ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नाव है। ग्रामीणों ने सरकार से सड़क और पुलिया को जल्द बनाने की मांग की है। ऐसे ही पार करते हैं आप लोग। टूटने से लगभग 4-5 साल हो गया। यहाँ पे पुल नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से आदमी सबको बहुत परेशानी होता है, और इस पुल टूटा हुआ के कारण गांव में भी बांध जब अधिक आता है तो घर सब में भी घुस जाता है, इसलिए बहुत परेशानी होता है। आदमी जो है इसमें इतना परेशानी उठा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अभी कोई ऐसा बीमारी होगा ना, हम लोग को घाट पर जो है कि सोला करके तभी नदी को पार करना पड़ता है, इतना कठिनाई।
और पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आए दिन गंगा नदी में नाव हादसे की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन हादसों से सबक सीखने को कोई तैयार नहीं है। नियमों को ताक पर रखकर नावों का परिचालन, ओवरलोडेड नाव का परिचालन लगातार जारी है। पटना के जनार्दन घाट से नाव परिचालन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। गंगा में नाव परिचालन पर रोक लगाए जाने के बावजूद लोग धड़ल्ले से मौत का सफर कर रहे हैं और इस वक्त दीघा के जनार्दन घाट का आप देखिए नज़ारा कि किस तरह से लोग मौत का सफर कर रहे हैं। यानी एक नाव पर 50 से 60 लोग सवार होकर गंगा की बीच धार में देख रहे हैं कि सफर कर रहे हैं। दियारावासी हैं, सब्जी विक्रेता हैं, तमाम लोग सुबह से शाम तक इसी तरह से इस पार से उस पार करते हैं। ऐसे में कभी भी अगर हादसा होती है तो निश्चित रूप से जो जिला प्रशासन है उसकी भी जवाबदेही बनती है। और देखिए साफ तौर पर आपकी जो नाव है अनबैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पानी की जो धार है काफ़ी तीव्र है। और अगर बता दें आपको तो राजधानी के तमाम जो गंगा घाट हैं वहाँ पर गंगा में पेट्रोलिंग की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो नाव है उसका परिचालन लगातार जारी है और कभी भी हादसा हो जाए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इधर जमुई शहर की लाइफलाइन किऊल नदी पर बना पुल जर्जर हो चुका है। पाए से लेकर के रेलिंग सभी जगह आपको दरारें साफ नजर आ जाएंगी। अगर समय रहते इन पुलों का मरम्मत नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में लोगों की परेशानी बढ़नी तय मानी जा रही है। जमुई जिले की लाइफलाइन कहने वाली जो जमुई शहर का जो किऊल नदी है और वहां पर जो पुल है, वो पुल जो लाइफलाइन कही जाती है, जिस पुल पर हजारों वाहन हर दिन गुजरते हैं, उसका हालात अगर देखा जाए तो देख रेख के अभाव में स्थिति खराब हो रहा है। जहां पर पुल का रेलिंग ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है, वहीं अगर देखा जाए तो पुल का जो हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा है, वहां पर भी कई तरह के दरार और गड्ढे बन रहे हैं, जो आने वाले दिन में काफी नुकसानदायक हो सकते हैं। जो ये पुल है, बता दें कि जो जमुई जिला का जो NH 333A का पुल है, वहाँ पर 2 जगह पुलिया ध्वस्त होने के बाद सारा लोड जो है गाड़ी का, वाहनों का परिचालन इसी रास्ते से हो रहा है बीते कई दिनों से। अब हर दिन यहाँ पर छोटे वाहन हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं, लेकिन रख रखाव नहीं देखा जा रहा है। जो पुल है, जो जमुई शहर से सटे हुए ये किऊल नदी का पुल है, और हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो एक के हादसे में यह पुल का रेलिंग टूट चुका था, ध्वस्त हो चुका था, और साफ तौर पर दिख रहा है कि बांस और बल्ला लगाया गया है। अभी जो पुल का जो रेलिंग है वहाँ पर, जो हादसे को दावत भी दे रही। हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, इसको चाहिए था कि सुधार करा दिया जाए, मरम्मती करा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।